वेलकम टू दी फनल इफेक्ट। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। मशीनें आखिर निर्णय लेना सीखती कैसे हैं? मतलब सोचिए, आप कोई ऑनलाइन रिकमेंडेशन देखते हैं या मौसम का पूर्वानुमान। इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंस तो है। आज हम इसी के एक खास हिस्से पर फोकस करेंगे, मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्रीज पर। और इसके लिए हम गूगल फॉर डेवलपर्स के मशीन लर्निंग कोर्स से जानकारी ले रहे हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये जो डिजिटल पेड़ हैं, ये असल में ग्रो कैसे करते हैं, मतलब ट्रेन कैसे होते हैं। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम नियमों का एक सेट बना रहे हैं, एक फ्लो चार्ट जैसा, जिससे मशीन दिए गए डेटा के आधार पर समझदारी भरे फैसले ले सके। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? हाँ, सुनने में सीधा है, पर इसमें एक पेच है। अच्छा, क्या चुनौती है इसमें? देखिए, थ्योरी में एक परफेक्ट मतलब एकदम बेहतरीन ऑप्टिमल डिसीजन ट्री बनाना वो संभव तो है, पर असल दुनिया में जब डेटा बड़ा होता है तो ऐसा करना कंप्यूटेशनल रूप से बहुत भारी पड़ जाता है। इसे एनपी हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में कंप्यूटर को सदियां लग सकती हैं। ओहो, एनपी हार्ड। तो फिर अगर परफेक्ट बनाना इतना मुश्किल है, तो ये पेड़ असल में बनते कैसे हैं? क्या करते हैं हम? यहीं पर चालाकी से काम लिया जाता है। हम ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, खासकर एक टेक्निक जिसे ग्रीडी डिवाइड एंड कॉन्कर कहते हैं। ग्रीडी डिवाइड एंड कॉन्कर, ये क्या है? कोई शॉर्टकट जैसा? हाँ, एक तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का तरीका है। हर कदम पर हम उस वक्त जो सबसे अच्छा फैसला लगता है वो ले लेते हैं। ये शायद परफेक्ट ना हो, पर प्रैक्टिकल जरूर है। और मशीन लर्निंग में अक्सर यही देखा जाता है, परफेक्ट बनाम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। तो चलिए, इसी प्रैक्टिकल तरीके को थोड़ा और समझते हैं। ये ग्रीडी डिवाइड एंड कॉन्कर काम कैसे करता है? बिल्कुल। तो शुरुआत काफी आसान है। सोचिए, सारा डेटा एक बड़ी टोकरी में है। ये हमारा रूट नोड है, मतलब पेड़ की जड़। अब एल्गोरिथम का पहला काम है इस डेटा को बांटने के लिए सबसे अच्छा, सबसे कारगर सवाल या कहिए कंडीशन ढूंढना। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, स्रोत में पामर पेंगुइन डेटा सेट का उदाहरण दिया है। इसमें अंटार्कटिका के पास के 3 अलग-अलग प्रजातियों के पेंगुइन का डेटा है, एडिली, चिनस्ट्रैप और जेंटू। उनकी चोंच की लंबाई, पंखों की लंबाई, ऐसी चीजें। तो मान लीजिए एल्गोरिथम एक कंडीशन चुनता है, बिल लेंथ ग्रेटर देन 16, मतलब क्या चोंच की लंबाई 16 मिलीमीटर से ज्यादा या बराबर है। स्रोत बताता है कि ये कंडीशन जेन टू पेंगुइन्स को बाकियों से काफी अच्छे से अलग कर देती है। अच्छा, तो ये कंडीशन मिल गई, लेकिन यही क्यों? हजारों और सवाल हो सकते थे, पंख की लंबाई पर या कुछ और। एल्गोरिदम ने यही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। ये अंदाजे से नहीं होता। एल्गोरिथम ये कंडीशन इसीलिए चुनता है क्योंकि ये एक स्कोर मेट्रिक को सबसे ज्यादा करती है। मतलब आसान शब्दों में ये कंडीशन डेटा को ऐसे बांटती है कि कम से कम एक ग्रुप, इस केस में जेंटू पेंगुइन वाला, ज्यादातर शुद्ध हो जाए। उसमें ज्यादातर एक ही तरह के पेंगुइन हो। और ये कदम लालची या ग्रीडी इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये सिर्फ इसी एक कदम का फायदा देख रहा है। आगे क्या होगा ये नहीं सोच रहा। समझ गया। ये बस तात्कालिक बेस्ट रिजल्ट देख रहा है। बिल्कुल। और इसकी एक सीमा भी है, जैसा आपने पहले इशारा किया था। स्रोत ये भी साफ करता है कि बिल लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 वाली कंडीशन जेंटू को तो अलग कर देती है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप बनता है उसमें अभी भी एडली और चिनस्ट्रैप पेंगुइन मिले जुले हैं। उनमें फर्क नहीं कर पाती ये कंडीशन। अच्छा। पर पहले कदम के तौर पर इसने डेटा को बेहतर समझने में मदद की है, इसलिए एक अच्छा ग्रीडी चुनाव है। ठीक है, ये समझ आया। तो रूट नोड पर एक सवाल पूछा, बिल लेंथ मिलीमीटर ग्रेटर देन 16। डेटा 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक में ज्यादातर जेंटू, दूसरे में एडिली और चिनस्ट्रैप। अब यहीं खत्म? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो डिसीजन ट्री की असली खूबसूरती है, इसकी पुनरावर्ती प्रकृति। रिकर्सिव? हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया खुद को दोहराती है। जो काम हमने रूट नोड पर किया था, बेस्ट सवाल ढूंढकर डेटा को बांटा, वही काम अब इन नए बने ग्रुप्स, जिन्हें चाइल्ड नोड्स कहते हैं, उन पर अलग अलग किया जाएगा। ओह, तो वो नोड जिसमें एडिली और चिनस्ट्रैप मिक्स थे, अब उस पर फिर से बेस्ट सवाल ढूंढा जाएगा? एकदम सही।
शायद इस बार सवाल पंख की लंबाई पर हो या किसी और फीचर पर जो इन दोनों में फर्क कर सके। और ये प्रक्रिया चलती रहती है हर नए नोड पर, तब तक जब तक हम ऐसे नोड्स पर ना पहुंच जाएं जहां या तो सारा डेटा एक ही क्लास का हो, जैसे मान लीजिए किसी नोड में सिर्फ एडेली पेंगुइन बचे, हाँ, या फिर डेटा को और बांटने के लिए कोई अच्छा सवाल ही ना मिले, या फिर हमने पेड़ की गहराई पर कोई लिमिट लगा रखी हो कि बस इतना ही गहरा जाना है। अच्छा। तो अगर मैं ऐसे स्टेप्स में सोचूं बिना कोड में जाए, तो ये कुछ ऐसा हुआ। 1, आप किसी नोड के डेटा से शुरू करते हैं। 2, पूछते हैं कि इसे बांटने के लिए कोई अच्छी कंडीशन है। 3, अगर हाँ तो उस कंडीशन से डेटा बांटो, नए चाइल्ड नोड्स बनाओ और फिर हर चाइल्ड नोड के लिए वापस स्टेप 1 पर जाओ। बिल्कुल। 4, और अगर नहीं मिलती अच्छी कंडीशन या लिमिट पूरी हो गई तो उसे लीफ नोड बना दो। मतलब यहां फैसला हो गया। हाँ, और उस लीफ नोड पर जो सबसे आम क्लास होगी वही हमारा प्रेडिक्शन होगा उस रास्ते के लिए। स्रोत में एक और उदाहरण था, शायद x1 x2 फीचर्स के साथ। पहले x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से स्प्लिट, फिर एक चाइल्ड नोड पर x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 से। ये इसी रिकर्सिव लॉजिक को दिखाता है ना? हाँ बिल्कुल, हर लेवल पर बेस्ट सवाल ढूंढो और बांटते जाओ, यही इसका सार है। ओके। पर अब एक और गहरा सवाल है, हर कदम पे वो सबसे अच्छी कंडीशन आखिर ढूंढते कैसे हैं? यहीं पर एक बहुत जरूरी कंपोनेंट आता है, स्प्लिटर। स्प्लिट अप। नाम से तो लग रहा है बांटने वाला, पर आपने कहा ये जरूरी है और शायद मुश्किल भी। क्या इसका NP हार्ड वाली समस्या से कोई लेना देना है? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटेशनल मेहनत लगती है। स्प्लिटर का काम ही यही है, हर नोड पर मौजूद डेटा और सारे उपलब्ध फीचर्स को देखना और ये तय करना कि कौन सा फीचर और कौन सी कंडीशन, जैसे बिल लेंथ ग्रेटर देन 16, डेटा को सबसे अच्छे से बांटेगी। और ये सबसे अच्छा कैसे तय होता है? हमारे चुने हुए स्कोर मीट्रिक के हिसाब से। और ये मुश्किल क्यों है? क्या बस सारे फीचर्स और उनकी वैल्यूज ट्राई नहीं कर सकते? यही तो असली चुनौती है। अगर आपके पास कैटेगोरिकल फीचर्स हैं, जैसे रंग, लाल, नीला, हरा, तो संभावनाएं फिर भी सीमित हैं। पर सोचिए, न्यूमेरिकल डेटा का, जैसे तापमान या हमारी पेंगुइन की चोंच की लंबाई, यहाँ थ्रेशोल्ड चुनने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? 16 मिलीमीटर, 16.1 मिलीमीटर, 15.99 मिलीमीटर। अरे हाँ, ये तो बहुत सारी हो सकती हैं। लगभग अनंत। स्प्लिटर को इन सभी या कम से कम बहुत सारे संभावित थ्रेशोल्ड्स को जांचना पड़ता है ताकि बेस्ट वाला मिल सके। और सोचिए, अगर आपके पास सैकड़ों फीचर्स हैं और लाखों डेटा पॉइंट्स, तो ये काम बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन मांगता है। समझ गई। यही इस प्रक्रिया का बॉटलनेक बन जाता है। बिल्कुल। स्प्लिटर का चुनाव और उसका काम कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे फीचर का प्रकार क्या है, न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल है, टेक्स्ट है। काम क्या है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या रिग्रेशन। कंडीशन का प्रकार क्या है, सिर्फ थ्रेशहोल्ड वाली, उम्र 30 या ज्यादा जटिल, शहर इन दिल्ली, मुंबई। स्कोर मैट्रिक्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसा हमने पहले कहा, क्लासिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन गेन, जीनी इंडेक्स जैसे मैट्रिक्स होते हैं। हाँ, जो बताते हैं कि बंटवारे के बाद ग्रुप कितने शुद्ध हुए। सही। और रिग्रेशन के लिए मीन स्क्वायर्ड एरर जैसी चीजें जो प्रेडिक्शन और असल वैल्यू के बीच का अंतर नापती हैं। और एक और चीज, रेगुलराइजेशन, मतलब क्या हम पेड़ को बहुत ज्यादा जटिल होने से रोकने के लिए कोई नियम लगा रहे हैं। ओके। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में जिस YDF लाइब्रेरी का जिक्र है, यग्ड्रिसिल डिसीजन फॉरेस्ट्स, गूगल की ओपन सोर्स लाइब्रेरी, वो काफी स्मार्ट है। वो डेटा, दिए गए हाइपर पैरामीटर्स और यहाँ तक कि अनुमानित गति के आधार पर खुद ही बेस्ट स्प्लिटर चुनने की कोशिश करती है। अरे वाह, मतलब वो पहले एक छोटा टेस्ट रन करके देखती है कि कौन सा स्प्लिटर तेज रहेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही, ताकि ट्रेनिंग ज्यादा एफिशिएंट हो सके। ये तो काफी एडवांस्ड है, मतलब लाइब्रेरी खुद ही मदद कर रही है। लेकिन अभी तक हमने जो बात की वो ग्रीडी तरीके की थी, हर कदम पर लोकल बेस्ट फैसला। क्या हमेशा यही होता है? स्रोत में ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन का भी जिक्र था, जैसे YDF का ग्रोइंग स्ट्रैटेजी इक्वल टू बेस्ट फर्स्ट ग्लोबल। ये ग्रीडी से अलग कैसे है? ये एक बहुत जरूरी अंतर है। ग्रीडी अप्रोच, जैसा हमने कहा, हर नोड पर सिर्फ उसी नोड के लिए बेस्ट विभाजन ढूंढता है। वो ये नहीं सोचता कि इस फैसले का असर आगे चलकर पूरे पेड़ की संरचना पर क्या पड़ेगा
ये थोड़ा शॉर्ट साइटेड हो सकता है। मतलब हो सकता है अभी का बेस्ट स्प्लिट आगे जाकर मुश्किल पैदा कर दे। बिल्कुल हो सकता है वो आपको ऐसी स्थिति में फंसा दे जहां बाकी डेटा को बांटना मुश्किल हो जाए। ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन रणनीतियां जैसे बेस्ट फर्स्ट ग्लोबल ज्यादा समग्र दृष्टिकोण अपनाती हैं। वो सिर्फ अगले स्प्लिट को नहीं देखती, बल्कि ये सोचती हैं कि कौन सा स्प्लिट पूरे पेड़ के विकास के लिए सबसे फायदेमंद होगा। अच्छा, जैसे शतरंज में पूरी गेम का सोचना, सिर्फ अगली चाल का नहीं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हो सकता है ग्लोबल अप्रोच एक ऐसा शुरुआती स्प्लिट चुने जो ग्रीडी की नज़र में थोड़ा कमज़ोर लगे, लेकिन वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे दिख रहा है कि इस रास्ते पर जाने से बाकी डेटा ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा सटीकता से बंट पाएगा। तो इसका नतीजा क्या होता है? अलग तरह का पेड़ बनता है। हाँ, इससे बना पेड़ ग्रीडी पेड़ से अलग हो सकता है और संभवतः बेहतर प्रदर्शन भी करे, खासकर मुश्किल डेटा पर। लेकिन इसका एक ट्रेड ऑफ है। क्या? ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन कंप्यूटेशनल रूप से ज्यादा महंगा होता है, मतलब ट्रेनिंग में ज्यादा समय और संसाधन लगते हैं। स्पीड बनाम सटीकता वाला मामला। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि YDF जैसे टूल्स हमें ये विकल्प देते हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। ओके, ये सब बहुत दिलचस्प है। हमने पेड़ बनाने की पूरी प्रक्रिया समझी। NP हार्ड चुनौती, ग्रीडी शॉर्टकट, रिकर्सिव विभाजन, स्प्लिटर का रोल और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन का विकल्प भी। लेकिन अब बड़ा सवाल, ये सब जानना किसी आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है, जो शायद खुद ML मॉडल ना बनाता हो? उनके लिए इसकी क्या अहमियत है? ये समझना कई वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला तो, जैसा आपने शुरू में कहा, हम रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में इन सिस्टम से घिरे हैं। शॉपिंग साइट्स पर रिकमेंडेशंस, सोशल मीडिया फीड्स, स्पैम फिल्टर्स, यहाँ तक कि मेडिकल डायग्नोसिस में मदद। कई जगहों पर पर्दे के पीछे डिसीजन ट्री या उन पर आधारित ज़्यादा जटिल मॉडल्स काम कर रहे होते हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट्स या ग्रेडियंट बूस्टेड ट्रीज। हाँ, ये बात तो सही है। तो ये जानना कि ये मोटे तौर पर काम कैसे करते हैं, हमें टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा जागरूक बनाता है। हम बेहतर समझ पाते हैं कि ये फैसले कैसे हो रहे हैं। हाँ, शायद उनकी सीमाओं को भी बेहतर समझ पाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा पहलू है कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग को समझना। डिसीजन ट्री की कहानी हमें सिखाती है कि असल दुनिया में अक्सर परफेक्ट और प्रैक्टिकल के बीच संतुलन साधना पड़ता है। NP हार्ड प्रॉब्लम का मतलब था कि परफेक्ट ट्री अव्यवहारिक है, तो हमने ग्रीडी अप्रोच जैसा एक अच्छा खासा या गुड इनफ तरीका निकाला। ये ट्रेड ऑफ हर जगह दिखता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? कुछ मुख्य बातें जो याद रखनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करना एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जो ज़्यादातर ग्रीडी होती है। इसका लक्ष्य है डेटा को फीचर्स के आधार पर ऐसे बांटना कि अच्छे प्रिडिक्शंस मिल सकें। इसमें सही सवाल यानी कंडीशंस ढूंढना शामिल है, जिसके लिए स्प्लिटर्स और स्कोरिंग मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। ये परफेक्ट नहीं है, पर ये काम करता है, और ये मशीन लर्निंग में एक बहुत ही बुनियादी, फाउंडेशनल और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। कई एडवांस तकनीकों की नींव इसी पर टिकी है। बहुत बढ़िया। तो मुख्य विचार यह है कि ग्रीडी, पुनरावर्ती विभाजन, रिकर्सिव स्प्लिटिंग ही डिसीजन ट्री को ट्रेन करने का मानक व्यवहारिक तरीका है, क्योंकि परफेक्ट तरीका बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये सबसे आम तरीका है, लेकिन यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। हमने आज बात की कि ये पेड़ कैसे उगाए जाते हैं, पर एक और बहुत जरूरी सवाल है, हम इन पेड़ों को बहुत ज्यादा जटिल होने से कैसे रोकते हैं? मतलब एक ऐसा पेड़ जो ट्रेनिंग डेटा को एकदम रट ले पर नए डेटा पर फेल हो जाए, जिसे ओवरफिटिंग कहते हैं। हाँ, ओवरफिटिंग, ये तो एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। इससे कैसे कंट्रोल करते हैं? क्या हम पेड़ की छंटाई करते हैं जैसे माली पौधों की करता है? ये तकनीकें कैसे काम करती हैं? ये एक और गहरा विषय है जिसमें गोता लगाया जा सकता है, शायद अगली बार। जरूर, ये एक दिलचस्प दिशा है आगे के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।